यस, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हम हल्का सा आर्क बनाते हैं। ठीक है, हमने आर्क बना दिया, किसी भी रेडियस का आप ले सकते हो। आपको उससे सेंटर पता लगेगा। ये सेंटर मुझे कैसे पता लगा, जब मैंने इस सर्किल को ड्रॉ करना चाहा तो मुझे इसका सेंटर पता लग गया। ठीक है, और सेंटर और पी, ये पी है और ये सी है। ये जो बीच का जो आपको ग्रीन पार्ट, ब्लू पार्ट दिख रहा है, वो मेरा फोकस है। ठीक है, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ए पॉइंट से, ये मेरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, अगर लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल होगी तो कहां से पास करेगी, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका रिफ्लेक्टिंग लाइन बनाते हैं। ये यहां से स्टार्ट होगी और ये हमेशा फोकस से निकलेगी। ये हमारा फोकस है, जहां पर भी कट करे आप उसको फोकस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मिरर से जब भी टकराएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी कट करेगी वो आपका फोकस होगा। ओके गुड। अब हमको कोई दूसरा रे यूज करना, पैरेलल हमने यूज कर लिया। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, फोकस से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 3 यूज करते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक रे डायग्राम बनाता हूँ दूसरा। यस, अब मैंने इसको लिया यहां से, यहीं से स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से। ये पास हो रही है, देखो फोकस से। कहां से पास हो रही है, फोकस से गई, मिरर पे टकराई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तब यही लाइन रिफ्लेक्ट होती है यहां से और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती है, देखो कहां पर मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर, यहाँ पर मीट कर रही है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, यहाँ पर। माई ऑब्जेक्ट विल बी इमेज, और जो मेरी इमेज बनेगी वो समवेयर यहाँ बनेगी। ऐसा, ये मेरा इमेज बन गया। आपको इस तरह ये रे डायग्राम बनाना है। अभी अभी इसमें भी देखो, ये फोकस पे नहीं बना है, ये फोकस पे नहीं बना है, क्योंकि मेरा सेंट्रल पार्ट, मतलब जो मैंने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है, जो फोकस लिया है, मैंने रेंडमली लिया है, मैंने एक्चुअल मेजरमेंट नहीं लिया। जब इसको एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो एक्चुअल में ये लाइन इसको यहाँ कट करेगी, इस लोकेशन पे, यहाँ पर कट करेगी इस लोकेशन, एग्जैक्टली फोकस के नीचे बनेगा। ठीक है सर, कैन यू टेल हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ केस 1 विद रूल 3 and 4। पहले ये समझ में आया जो मैंने किया है, ये बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो आपको ऐसे प्रॉपरली जो रेडियस रहता है ना, रेडियस, वो रेडियस मेजरमेंट करके आपको मिरर ड्रॉ करना है। आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करना है। आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हाथ से नहीं बनाना है, स्केल प्रोटेक्टर यूज करके बनाना है। तो आपको होमवर्क फिर से करना है, और जो आपने फालतूगिरी का होमवर्क किया है, जो सिर्फ इसी तरह बना के दे, मैं इसलिए आज आपको डांट नहीं रहा, क्योंकि आपको पहला दिन था कि आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है। इसलिए आपको मैंने डायग्राम बनाना सिखाया है कि आपको ऐसे प्रॉपर पहले पैरेलल एक्सिस बनाना है, फिर आपको एक आर्क बनाना है। आर्क आपको सेंटर पता होना चाहिए। तो आपको आर्क का क्या पता है, सेंटर पता है सी, ये पी है। तो पी और सी के जो मिड टर्म होगा, जब स्केल यूज करोगे, जब स्केल यूज करोगे आपको फोकस एफ मिलेगा ही मिलेगा। यस अक्षरा, एफ इज द मिड पार्ट ऑफ द सी, ये कल मैंने आपको समझाया था। और आप फिर कोई भी रे डायग्राम यूज करो, ठीक है, आपको से अभी इसी डायग्राम को मैं किससे बनाता हूँ, रूल कोई और यूज करता हूँ। ठीक है, अभी हमने रूल नंबर 1 यूज किया था, और रूल नंबर कौन सा यूज किया था, 3। अब हम क्या करते हैं, अब रूल नंबर 2 यूज करते
हम रूल नंबर 2 यूज करते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी लाइन से वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो ये लाइन यहां से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और देखो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है ना। ये रूल नंबर 2 था, अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी वे में रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे कि जो दोनों लाइनें हैं वो यहाँ पर मीट हो रही है, जिसका मतलब आपका इमेज यहीं पर बनेगा। आप कोई भी रूल यूज करो सेम आएगा। अंडरस्टूड? हम रूल नंबर 4 यूज करते हैं। अब इस लाइन को हटा देता हूं मैं, अब रूल नंबर 4 यूज करते हैं। देखो अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता था? पोल पे टकराएगी और उसी एंगल से रिटर्न जाएगी, और उसी एंगल से रिटर्न जाएगी। जब आप एंगल प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे आपका देखो लाइन प्रॉपर्ली वहीं पर मीट करेगा। तो यही भी देखो कहां पर टकरा रहा है आपका, उसी एफ के नीचे टकरा रहा है, इस लोकेशन। ये एंगल एकदम सेम है। अब ये अंडरस्टूड है? तो कोई भी आप एक रूल, दो रूल पकड़ो, आपका इमेज वहीं बनेगा। अब हम ऑब्जेक्ट को हिलाता हूं, अभी आपके सामने मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को हिलाता हूं। अभी ऑब्जेक्ट कहां पर था? सी के बहुत पीछे था। अब ऑब्जेक्ट को मैं सी के ऊपर लगाता हूं, सी पॉइंट पर। नया बेटा ध्यान दो, ठीक है, वापस फिर से समझाता हूं मैं। अब मैं केस चेंज कर देता हूं। वन सेकंड में इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। यस, ये मेरा सी था, ये मेरा सी है। आपको केवल सेंटर पता होना चाहिए, फोकस आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको केवल पता होना चाहिए सेंटर। अब मैंने इसको उठाया और इसको मैंने कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया, अब कहां पर आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर से। हमारा जब ये यहाँ से, अब ये लाइन पीछे छोटी हो जाएगी तो मैं वापस ड्रॉ कर, सॉरी वापस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। यस, अब रे यहाँ से पास होगी, यहाँ पर जाएगी, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी तो कहाँ से कहाँ पर निकलेगी? ये फोकस पे निकलेगी, यहाँ पर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एफ। ये हमारा हो गया एफ। आप कौन सा रूल यूज करते हैं? रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या था? पोल पे टकराएगी, पोल पे टकराएगी और फिर बाहर निकलेगी। तो यहां से पोल पे आएगी, ठीक है, और उतने ही एंगल से वापस बाहर निकलेगी।
मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा इसलिए है क्योंकि मेरा सेंटर क्लियर नहीं। तो नॉर्मली जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा ना, आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये दोनों लाइनें आपको यहाँ पर अपीयर होंगी, मिलती हुई, समथिंग लाइक दैट। मेरा फोकस थोड़ा टेढ़ा है इसलिए आपको नहीं आएगा सर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से निकली? फोकस से निकली। दूसरा, पोल पे टकराई और उसी एंगल से बाहर आ गई। तो देखो आपका जो ऑब्जेक्ट था, जब आपका इमेज फॉर्म में आएगा तो समथिंग उसी के नीचे आपको ऐसा दिखाई देगा, उसी का रिफ्लेक्टेड वर्जन। अंडरस्टूड? तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा रहेगा? सेम साइज रहेगा। अब बताइए, अभी भी किसी को डाउट है कि आपको रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? तो आपको प्रॉपर पेंसिल, स्केल, आर्क वगैरह सब यूज करके आपको बनाना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको रे डायग्राम, आप केस दे देंगे, द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो केस भी लिखो कि दिस इज केस, कि मैं क्या बना रहा हूँ। फिर इमेज कहाँ पर बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसी है? रियल है। कैसी है? सर डू वी हैव टू मेक एफ आफ्टर रिफ्लेक्टेड फिगर? नहीं बच्चा, आपका जो एफ होगा आपको पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है संध्या। आपको आपका पी और सी का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो आपका एफ होगा। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसा, जब आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे ऐसा, तो आपको एफ पॉइंट पहले से पता कि आपका ये एफ पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे रिटर्न लाओगे ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यस, अभी भी किसी को डाउट है कि रे डायग्राम कैसे बनाना है तो अभी भी पूछ लो, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। चले, गुड, ठीक है। आज के टॉपिक में शुरुआत करते हैं। कल हमने मैक्सिम क्या पढ़ा था? हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। तो दो तरह के मिरर थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में आउटसाइड जो स्क्रीन होता है वो पॉलिश्ड होता है, और कन्वेक्स में इनसाइड वाला स्क्रीन पॉलिश्ड होता है। फिर हमने देखा था इमेज कैसे बनती है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हमने कल रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था। फोकस कैसे निकलता है, जब सारी पैरालाइंस एक जगह जहां पर मीट होती है, अपीयर होती है, उसको फोकस कहते हैं। ये कल हमने स्टडी किया था। ये हमने साइन कन्वेक्शंस पढ़े थे, ठीक है। ऊपर मिरर के ऊपर जो भी वो होता है, मतलब अगर ऊपर देखेंगे वो क्या बताएगा? हाइट। लेफ्ट और राइट क्या बताएगा? डिस्टेंस, है ना। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें ऊपर का पार्ट क्या बताता है? हाइट इन पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव, राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी जब देखो हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर किए, देखो जहां पर भी इमेज फॉर्म होती है, ये सब तो आपने देखा हर एक लोग। कल हमने 6 केस स्टडी किए थे कनकेव मिरर के। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे बनी। कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज। देन ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, फर्स्ट वाला केस था। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी थी? रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज इज थोड़ी स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, और कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज पीछे जाती जाएगी। इन्फिनिटी पे था, फोकस पे है, ऑब्जेक्ट पास में आ गया, इमेज दूर होती जाएगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका सेम हाइट, इसलिए आप कह सकते हो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर एक तरह से समझो, अभी आपका इस केस में, थर्ड केस में, आपका स्पेरिकल मिरर कैसा काम कर रहा है? एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। किस सेंस में? लेकिन केवल इमेज की साइज के ऊपर। पर वो उल्टी, यहाँ पर कैसा है? रियल है, वहां पर कैसी होती है? वर्चुअल होती है। वहां पर कैसी होती है? मिरर में इरेक्ट होती है, स्पेरिकल मिरर में इन्वर्टेड होती है, बट साइज के सेंस में सेम बिहेव करता है। इसलिए कभी आप कनकेव मिरर में आगे पीछे जाओगे, आप कभी अपने को बहुत छोटा पाओगे। जैसे आप बहुत दूर खड़े हो, तो कनकेव मिरर अगर आपके सामने है, तो आप बहुत दूर हो, तो मिरर में आपकी इमेज बहुत छोटी नजर आएगी।
आप जितना पास जाते जाओगे मिरर के, आप एकदम पास पहुंच जाओ, आपकी इमेज बहुत बड़ी राक्षस जैसी बन जाएगी। ठीक है, तो कल हमने 6 केस डिस्कस किए। आगे चल सकते हैं। सर कांट वी यूज रूल नंबर 3 इन केस 3? कल बेटा मैंने बताया था उसको बनाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसीलिए। क्योंकि आपकी जो, आपको देखो कैसे बनेगा, देखो ये है आपका लोकेशन, आपका रे अगर ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप, यहाँ से आपका रे निकलेगा। ठीक है, आप एक एक केस में आप बना सकते हो, पर वो पता नहीं कितना करेक्ट है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर डिफिकल्ट होता है। ठीक है संध्या, हमको सिंपल वे में समझना है, कॉम्प्लेक्स वे में नहीं समझना। एंड रूल 2 इन केस नंबर 5, रूल 2 इन केस नंबर 5, रूल 2 क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं कर सकते हम, देखो ये थर्ड केस वही है। रूल 2 देखो ना, ये रे, मतलब ये लेक्चर में ऐसा दिख रहा है, ये अपीयर हो रहा है यहाँ पर, आपकी रे तो देखो यहाँ से ऐसे गई, ऐसा। ठीक है, यहाँ से आपकी रे कहाँ गई, इधर, और वापस कहाँ पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रूल 2 तो चलता है इस बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कल हमने सारा डायग्राम बनाने सीख लिए, रे डायग्राम कैसे बनते हैं। अब होता है मिरर फॉर्मूला, एक नया कंसेप्ट है मिरर फॉर्मूला, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अब इसके यूजेस यूजेस हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा। देखो जो टॉर्च लाइट होती है, ठीक है, जो बीम लाइट होती है, उसकी लाइट एकदम पैरेलल जाती है। डेंटिस्ट जो अपने साथ पास मिरर यूज करता है, वो क्या करता है, हमारे दांत को जब चेक करता है, वो डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो हमारे दांत को बहुत बड़ा दिखाता है। ठीक है, और आपकी, आप गाड़ी में शीशा यूज करते हो, बैक रियर मिरर, वो आपको बहुत सारी गाड़ी पीछे दिखाता है, गाड़ी को छोटा करके दिखाता है ना, वो गाड़ी को पास में दिखाता है। ऐसे कई सारे यूजेस होते हैं मिरर के, तो मिरर हम की यूज धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जो सब मिरर बनता है, मिरर कोई एकदम कर्ड होगा, वो थोड़ा कर्व होना चाहिए, वो एकदम फ्लैट होना चाहिए, वो प्लेन मिरर होगा, वो सब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। तो इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला, यस, तो मिरर फॉर्मूला क्या करता है, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। अब ये तीनों क्या चीज है वो भी ध्यान से देखो। यस, एक फोन आ गया था बीच में, इसलिए आवाज कट गई थी। ठीक है, अभी देखो ये होता क्या है, एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। ठीक है, तो एफ जो होता है, तो मैंने पहले बताया था, व्हाट इज एफ, इट इज फोकल लेंथ। जो स्मॉल एफ होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस होता है, पी और एफ का जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं एफ। ठीक है, वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब जो इमेज बनेगी वो पोल से कितना दूर, हर चीज पोल से मेजर की जाती है। पोल एक तरह से हमारा ओरिजिन का काम करता है, पोल इज लाइक ओरिजिन। तो ये जो इमेज, देखो यहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, यहाँ पर फॉर्म हो रही है ना, ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है इस केस में। तो इमेज और एक पोल कितना दूर है, ये कौन बताता है, स्मॉल वी। इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, मिरर से कितना दूर है। तो देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये पोल हो गया, तो ये डिस्टेंस जो होता है इसको कहते हैं यू। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, दोनों में फॉर्मूला सेम होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अंडरस्टूड यहां तक। तो यहां से हमको पता लगता है कि भाई मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी। अभी देखो ऑब्जेक्ट बार बार अपना पोजीशन चेंज करता था, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना बार बार पोजीशन चेंज करता था, वो इन्फिनिटी पे था,
वो बिहाइंड ऑफ द सी आया, वो सी पर आया, वो बिटवीन सी एंड एफ आया, वो एट द एफ आया, और बिटवीन पी एंड एफ भी आया। ठीक है, अभी नेहा आवाज ठीक है? बाकी सब बच्चों आवाज क्लियर है मेरा? ओके, थैंक यू बच्चों। ठीक है ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को जहां पर रखेंगे उससे इमेज का साइज वेरी करता है, इमेज कहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये फॉर्मूला सबको याद रखना, 1/f इक्वल टू, ये दो, इसमें राइट में दो फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी देखो कनकेव में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? कनकेव। अब बताओ u का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बताइए, मुझे सोच के बताइए, u का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पर साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सुजल कहता है प्लस, मैंने डिस्टेंस की बात किया रखता, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। u का वैल्यू पॉजिटिव होगा, u पोल से पॉजिटिव डिस्टेंस पर है या नेगेटिव डिस्टेंस पर है? अभी भी कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव, कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव, इसका मतलब अभी भी क्लियर नहीं। तो वापस हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन होता है, मतलब हमारा मिरर यहाँ पर है P। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट। तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी? अभी सोच के बताओ आराम से। अब बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। अभी अंडरस्टूड हुआ कुछ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हमारा जो P होता है वो एज ए ओरिजिन का काम करता है। यस, ये हमारा P होता है, हमारा ओरिजिन होता है। इस तरफ वैल्यू प्लस होती है, इस तरफ वैल्यू माइनस होती है। तो हम जब हम हाइट की बात करें, अभी मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट की बात नहीं की, अभी मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हमारा जो एक्स एक्सेस होता है, एक्स और एक्स डैश, वो क्या देता है? वो डिस्टेंस देता है। और जो वाई और वाई डैश होगा वो क्या देगा? हाइट देगा। तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा था कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? मिरर के फ्रंट में है, मतलब लेफ्ट साइड में है। तो अगर ये ओरिजिन हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। वो किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट पीछे हो, ऑब्जेक्ट पीछे होने का सवाल होता ही नहीं है क्योंकि मिरर पीछे है, इसलिए यू का वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? माइनस, नेगेटिव। अंडरस्टूड? गुड। अब इस केस में बी का वैल्यू क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा इस केस? यस, तो बी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी आपने कनकेव में देखे थे, कनकेव मिरर में जो 5 केस होते हैं, फर्स्ट 5 केसेस, उसमें इमेज कहाँ बनती है? यहाँ बनती है, इस तरफ। और केवल एक केस ऐसा होता है जहां पर मिरर इमेज मिरर के अंदर बनती दिखाई देती। तो एक केस में बी पॉजिटिव होता है, बाकी 5 केसेस में बी नेगेटिव होता है। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या होगी इस केस में? एफ वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। यस, क्योंकि एफ कहां पर है? यहाँ पर है। तो ये भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए नेगेटिव होगा। गुड। तो आपको अभी हमारा कंक्लूजन क्या है? कनकेव मिरर में, जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, एफ हमेशा नेगेटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, वी फर्स्ट टू फिफ्थ केस नेगेटिव होगा, और सिक्स्थ केस में पॉजिटिव होगा। ये अंडरस्टूड? अभी क्लियर सबको? अभी हमने डिस्टेंस की बात करी, अब हम बात करते हैं हाइट का। हम किसकी बात करते हैं? हाइट की बात करते हैं। हाइट मतलब वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अमित, सिक्स केस क्या होता है?
6 केस होता है ना कि इमेज वर्चुअल होती है। इमेज कहाँ पर होती है? वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। वो इमेज कैसी बनती है? ऊपर यहाँ बनती है। हमने जो 6 केस देखा था, तो मिरर के पीछे जाके बनती है, तो पॉजिटिव होती है। यस। अभी हम लोग हाइट की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये ओरिजिन है, ये कहाँ पर? ऊपर की तरफ है, इसलिए u का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। चलिए, v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू क्या होगा जब हाइट हाइट की बात करते हैं? अब हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। u मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, उसको हम पढ़ेंगे h1 h2। वो u और v से डिनोट नहीं होता, वो h1 से डिनोट होता है। सॉरी, वापस बताता आपको मैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। इस ए बी को मैं बोलता हूं एच ओ, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको मैं कहता हूं एच आई, हाइट ऑफ द इमेज। तो एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जमीन के ऊपर है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। और एच आई पहले 5 केसेस में, एच आई फर्स्ट से 5th केस तक नेगेटिव होगा, और 6th केस जब इमेज यहाँ पर बनेगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है ना, तो 6th केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए जो 6 केस होते हैं, सब केसेस में हमको पता होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव, इमेज नीचे है तो इमेज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फोकस नेगेटिव ही रहता है। कनकेव केस में फोकस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, वी की वैल्यू पहले 5 केस में नेगेटिव, 6ठे केस में पॉजिटिव। इसलिए आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट जहां पर रखोगे वैसे ही आपका इमेज बनेगा। अंडरस्टूड ये बात? सबको ऑल क्लियर? तो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, इसलिए आपको ये वैल्यूज पता क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है। बाद में लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज एक जगह बनती है। अब हम समझेंगे इमेज जो बनेगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब वो बड़ी होगी या छोटी होगी, है ना। अभी हमने देखो 6 केसेस देखे थे। कई बार इमेज छोटी बन रही थी ऑब्जेक्ट से, कई बार इमेज ऑब्जेक्ट की जैसी थी, सेम साइज, और कई बार इमेज बहुत बड़ी हो गई। उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, कि आपका मिरर इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है क्या, उसको बड़ा कर रहा है क्या, या उसको छोटा कर रहा है क्या, डी मैग्नीफाइड कर रहा है क्या। तो उसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, मैग्निफिकेशन इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम डिनोट करते हैं एच आई और अपॉन एच ओ। बुक्स में कई बार आपको H1 H2 भी मिल सकता है, कहीं पर आपको H2 और H1 भी मिलेगा। तो आप इसको 1-2 लेके कर सकते हो, IO लेके चल सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि ऊपर इमेज का हाइट होता है, नीचे ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। ठीक है, इसमें देखो केस 1, 2, 3, चलिए समझते हैं। अगर m का वैल्यू, इफ m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा होने वाला है। वो कब होता है? जब इमेज का हाइट बड़ा हो, किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा हो, तब आपका m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब आपका इमेज जो बनेगा वो बड़े साइज का बनेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो आपका m का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब इमेज भी सेम साइज की होगी। थर्ड केस, अगर आपका m के वैल्यू लेस देन 1 आता है, मतलब इमेज छोटी है, इसका मतलब स्मॉलर है और डिमिनिश्ड है। तो m के वैल्यू को देख के भी हम बता सकते हैं कि इमेज बड़ी होगी, छोटी होगी या सेम साइज की होगी। गॉट इट? यहां तक क्लियर आप लोगों को? व्हाट इज 1? बस 1 एक रेशियो है बच्चा,
जैसे आपका हाइट, मतलब आपका H1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, और आपका मतलब आपका इमेज 10 सेंटीमीटर का है, आपका ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर का है। तो H1 अपॉन H10, 10 अपॉन 10 कितना आ गया 1, तो m का वैल्यू कितना हो गया 1। चलो गुड। m मेनली इसी से निकाला जाता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में हमको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाता है। हमको कभी कभी कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करने में m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला है ना H1 अपॉन H0 मतलब HI अपॉन HO, ये m निकालने का फॉर्मूला है। उससे दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है माइनस v अपॉन यू। ये माइनस जो है ये यहाँ पर आता है, ये ना तो v के साथ है ना u के साथ है, याद रखना। ये जो माइनस साइन है याद रखना, ये ना तो u का है ना v का है, ये फॉर्मूले का है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, m इक्वल टू HI अपॉन HO, और दूसरा आपका फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u। कई बार कुछ क्वेश्चंस में कैसा होता है, आपको हाइट नहीं दिया होता और ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज में आपको डिस्टेंस दे देते हैं, तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस से भी आप बता सकते हो कि वो इमेज बड़ी होगी, छोटी होगी या सेम साइज की होगी। ठीक है जी। गुड, तो आपको ये सब साइन रिमेंबर रखने है ना, इसमें मैंने क्लियर लिखा है, रिमेंबर दीज साइंस ऑफ एम, बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, जब इमेज रियल होगी, जब भी इमेज रियल हो, इट इज इन्वर्टेड, देन m का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको दिखाई देगा चीज, ये तो मतलब प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल सॉल्व को आपको समझ आ जाएगा कि m रियल होगा। यस, आप u और v से आप बता सकते हो कि इमेज का, या क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल जब करोगे तो आप एक्चुअल हाइट नहीं बता सकते हो। आपको एक चीज और पता लगानी पड़ेगी, u आपको पता है, v आपको पता है, आपको एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर चार चीजें हैं माय डियर अमित, यहाँ देखो यहाँ चार चीजें हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में देखो यहाँ चार चीजें, आपको अगर हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, आपको u पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। हाँ, छोटा बड़ा बता सकते हो कि छोटा होगा या बड़ा, आप इतना बता सकते हो u और v से, बट कितना हाइट होगा इमेज का वो आपको, उसके लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पता होना जरूरी है। अंडरस्टूड? चलिए गुड। अब हम एक लास्ट पार्ट पे चलते हैं, कन्वेक्स मिरर। अभी हमने कनकेव मिरर के 6 केस पढ़े थे, अभी हमने मिरर फॉर्मूला सीख लिया, अभी हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सीख लिया, अभी हम कन्वेक्स के 2 केसेस हैं उनको कर लेते हैं, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं। चलिए गुड। अब इसमें 2 ही केस है कन्वेक्स में, एक व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, तब क्या होता है, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इनको हम खुद ड्रॉ करेंगे, आप लोग भी ड्रॉ करो, मैं भी आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो पहले हम ये आपको एक सेकंड केस समझाता हूँ, फिर हम फर्स्ट वाला केस करेंगे। पहले सेकंड केस समझो, तो फर्स्ट केस हमको समझने में इजी रहेगा। कन्वेक्स मिरर में बल्ज साइड बाहर रहती है, ठीक है, बल्ज साइड बाहर रहती है, अंदर का सरफेस पॉलिश्ड रहता है। और क्या ध्यान दोगे, इसमें जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर होता है। कनकेव में कहा था, यहाँ पर था F और यहाँ पर था C जब कनकेव मिरर था, लेकिन कन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ पर होता है और कर्वेचर यहाँ होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब उसको सोचते हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं भी उसके साथ में आपकी लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके साथ साथ। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सामने की तरफ है। ठीक है, अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
हम इसमें रूल चारों वही रूल रहेंगे, रूल चेंज नहीं होते हैं, रूल चेंज नहीं होते। तो मैंने यहाँ से रूल नंबर 1 लिया, पैरेलल टू द एक्सिस, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये रे कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ निकल जाएगी। रे कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, इधर इस पाथ पे जा रही है, ठीक है। अब उसको हमको, अब देखो रे वहां चली गई, तो मेरे किसी काम की रे नहीं है। अब मैं दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ। दूसरी रे कौन सी है, तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 वो क्या कहता था, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का है अंदर, तो देखो ये मेरी रे आई ऐसा सी तक, और इसी पाथ पे लौट गई, और इसी रास्ते से रिटर्न गियर मार दिया। अब मैं ध्यान से देखूंगा तो देखो ये लाइन तो यहाँ जा रही है, और ये लाइन यहाँ जा रही है, ये तो मीट कर ही नहीं सकती, ये आगे जाके जाएंगे, इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मिरर के सामने तो ये रेज कहीं भी जाके मिलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इमेज ऑब्टेन करनी है, हमको इसको बैक में ट्रेस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी एक रे को, जो रे एक है ये वाली जो रे, इसको मेरे को बैक में ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस कैसे करेंगे, ऐसा, ये जब यहाँ से टकराई थी, हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। कहाँ पर आके मिलती थी, फोकस पे मिलती थी। जब लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पर, यहाँ पर अपीयर होगी। कहाँ पर अपीयर होगी, पैरेलल टू, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस। तो अब देखो ये दोनों लाइनें कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है दोनों लाइन, इस लोकेशन पे, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जहां पर भी हमारी लाइन मीट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इमेज जो मिरर के सामने नहीं बनती, अंदर बनती है। इसलिए अभी इमेज देखो कैसी है, सीधी खड़ी है, इसलिए इरेक्ट है, उल्टी नहीं है। दूसरा इरेक्ट है, दूसरा इन्वर्टेड है क्या, नहीं है, मतलब वर्चुअल है इमेज। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्यों, शीशे के अंदर है, शीशे के बाहर नहीं है, शीशे के अंदर है, इसलिए वर्चुअल है। स्टैंडिंग है, इसलिए इरेक्ट है। साइज कैसा है, छोटा है। ये आपका ऑब्जेक्ट का हाइट था, ये आपका इमेज का हाइट है, इसका मतलब डिमिनिश्ड हो गई, छोटी हो गई है। अच्छा, ये लोकेशन कहां पर है, इट विल समवेयर बिटवीन पी एंड एफ, इट विल बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एक्सिस बिहाइंड मिरर, क्लियर लिखा है, मिरर के अंदर की तरफ। अंडरस्टूड ये पार्ट, इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते, एकदम सिंपल है, इसलिए आपको समझाया। तो आपका चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, डिफरेंस बस इतना ही होता है, कनकेव में सब कुछ मिरर के सामने बनता है, और कन्वेक्स में सब मिरर के अंदर बनता है, और दोनों मिरर के अपने अपने यूजेस होते हैं, याद रखना, इसलिए दो टाइप के मिरर है। सर कैन वी यूज ओनली 2 रूल्स इन द कन्वेक्स मिरर, यस, ठीक है। आपको 4 में से केवल 2 ही रूल यूज करने होते हैं, मैंने 2 ही रूल यूज किए इसमें। ये फर्स्ट वाला रूल कौन सा है, रूल नंबर 1, ये कौन सा था, रूल नंबर 2, ठीक है। अमित, इज इट कैन बी नियर एफ ओनली, हाँ मतलब एफ के आसपास ही बनेगी, जो इमेज बनेगी ना एफ के आसपास बनेगी, ठीक है अमित। अभी हम फर्स्ट केस को ड्रॉ करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस को खुद ड्रॉ करेंगे। आप लोग भी ड्रॉ करो, मैं भी ड्रॉ करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। अब क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, अगर घूम जाए तो, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यस घूम गया, गुड, हमारा काम हो गया, और फ्लिप होने से काम हो गया। हम इसके साथ जूम कर लेंगे, ठीक है। अभी हम फर्स्ट केस करेंगे, जो हमारे काम का, इसको हटा देते हैं अभी हम लोग।
चलो आप लोग भी ड्रॉ कीजिए और मैं भी आप लोगों के साथ में ड्रॉ करता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? कहीं दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी से, ठीक है। इस वाले फ्रंट को हम कनकेव मान लेते हैं, ठीक है, थोड़े इसको कन्वेक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये अंदर का पार्ट मेरा डॉटेड है, याद रखना, ये वाला पार्ट मेरा डॉटेड है, ये वाला पार्ट। हम कौन सा रूल यूज करते हैं? कोई रूल यूज करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 यूज करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर टकराता था। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर अपीयर होगा? फोकस पे। रूल सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपीयर टू मीट एट समवेयर, कहां पर? अब बन जाएगा। तो यहाँ पर इस लोकेशन पे मेरा क्या है? यहाँ पर मेरा है F, somewhere here is my F and somewhere here is my center of curvature. तो रूल नंबर 1 कहता था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपीयरिंग, ये फोकस से मीट करेगा, है ना। तो समथिंग आपको यहाँ पर ऐसा अपीयर होगा, ये डॉटेड बनाना आपको, ये मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको कैसा बनाना है? डॉटेड बनाना है, याद रखना। जब ऐसा दिखाई देगा, याद रखना, दिस लाइन इज डॉटेड। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब कौन सा रूल यूज करें? रूल नंबर 3 भी यूज कर सकते हैं, रूल नंबर 4 भी यूज कर सकते हैं। चलो रूल नंबर 4 यूज करते हैं। रूल नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे वापस हो जाएगा। यस, रूल नंबर 4। यहां से आया, इस पे टकराया, और इसका रिफ्लेक्ट होके जाएगा, इसी एंगल से वापस चला जाएगा, लगभग सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाएगा एंड इट विल अपीयर बैक साइड, ये वापस पीछे की तरफ जाता दिखाई देगा। यहां से ऐसा, अगर मैं इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ? पीछे की तरफ ले आता हूँ, खींच देता हूँ ऐसा। ऐसा तो देखो, समवेयर यहाँ पर आपको मीट करता दिखाई दे रहा है। अभी आपको देखो प्रॉपरली दिखाई देगा, है ना। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट अपीयर कैसे करेगा? ऐसा, फोकस पे आके निकलेगा। रूल नंबर 4 हमने यहाँ पर यूज किया, पोल पे जाके टकराया, रिटर्न आया और अपीयर हो गया इधर, तो देखो ये यहाँ पर मीट करेगा और यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। तो इमेज कैसा है? इरेक्ट है, यस। वर्चुअल है, यस। डिमिनिश्ड है, यस। एंड पोजीशन इट विल बिटवीन P एंड F, ये पोल और फोकस के बीच में है। क्लियर? तो आपको दो ही रूल यूज करने हैं,
कोई भी आप दो रूल यूज किए उससे हो जाएगा। अभी अक्षता ने पूछा था कैन वी यूज बाय रूल नंबर 3, आपको वो भी बताता हूँ रूल नंबर 3 से कैसे। ठीक है, अब मैं दो रेज को हटा देता हूँ, इसलिए आप अगर इसको सिंसियरली आप लोग करना चाहोगे ना, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। तो देखो रूल नंबर 1 था सेम, अब हम रूल नंबर 3 क्या कहता था, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बस अब ये लाइन कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टच करती हुई दिखाई देगी और उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपको समथिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, लगभग यहाँ पर मिल रहे हैं, लगभग सेम वही है यहाँ पर। सर इफ वी यूज 3 rays will all the 3 lines meet at the same point when they measure form। चलो ये भी करके देख लेते हैं। अनुष्का ने पूछा अगर हम तीनों लाइन यूज करें तो क्या तीनों एक ही जगह मीट करते दिखाई देंगे, लेट अस सी। ठीक है, आपका ये हम डाउट भी क्लियर करेंगे। हम एक फोर्थ रे और लगाते हैं, थर्ड रे है, एकदम प्रमाण के साथ बात करेंगे। ठीक है, ये गया, अब हम रूल नंबर 4 लगा देते हैं। फोकस पे आया, यस, अब फिर से इस फोकस को रिड्रॉ करते हैं। देखो मेरा एंगल अगर ये जो ये एंगल अगर मेरा सही होगा ना ये वाला, तो डेफिनेटली ये वहीं जाके मीट करेंगे। मैं इसलिए क्योंकि मेरा ये जो एंगल है ना, ये और ये हो सकता है थोड़ा 1-2 डिग्री फर्क है, इसलिए आपको यहाँ पर मिसमैच दिख रहा है। और आप प्रॉपर अगर एंगल ड्रॉ करोगे, ये तीनों लाइन एक ही जगह मीट करेंगी। अभी हम रूल नंबर 2 भी लगाए थे। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था हमारा, ये रूल नंबर 4 था, अब रूल नंबर 2 भी लगाते हैं। ठीक है, अभी रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 क्या बोलता था, फोकस पे। ठीक है, तो वो फोकस पे लेके जाएंगे, मतलब वो फोकस पे जाएगा एंड इट विल बिकम, फोकस पे अपीयर होगा, हाँ फोकस पे अपीयर होगा ऐसा, ऐसा, हाँ देखो वो यहाँ तक आएगा समथिंग ऐसा। ठीक है, उसके बाद वो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर लाइक दिस, ऐसा ऐसा। और ये जो आपकी लाइन थी ये वाली, वन सेकेंड बस एक बार, ये जो ये लाइन थी ना ये वाली, ये आपकी अपीयर ऐसे होती, कलर चेंज कर, थोड़ी खिचपिच हो गई है, पॉसिबल होगा। इसको मैं लाइन को फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ऐसा होगा कि ये लाइन यहाँ पर ऐसे आएगी, इस पे टकराएगी और ऐसा रिटर्न चली जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस। और जब इसको रिवर्स में ऐसे ट्रेस करोगे ना ऐसा, ये आपकी फोकस पे आके मिलेगी। ये सारे पॉइंट एक ही लोकेशन पे लेंगे। आप चारों बना के देखना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4, ये सब आपको एक ही जगह अपीयर होते मिले। हम दो लाइन क्यों यूज करते हैं, ये ऐसी खिचड़ी ना पक जाए। हमने देखो हम इसलिए इसमें कहते हैं दो रूल यूज करो, किन्हीं भी दो रूल को यूज करके आप कर सकते हैं। यस, अभी सबको क्लियर हुआ कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, कनकेव हो कन्वेक्स हो, आपको आना चाहिए बनाना। एनी रूल, एनी यूज एनी टू रूल्स, बस याद रखना आपको दो ही रूल यूज करने हैं, 3-4 में बहुत खिचड़ी बनेगी। आपको अलग अलग कलर का पेन यूज करना पड़ेगा, तभी आप टीचर को समझा पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इसमें रूल नंबर 1 हमने खुद बना दिया, देखो है ना, ये रूल नंबर हमने खुद बनाया था। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस पे। सॉरी वो फोकस भी फॉर्म होगी, बट मेरा जो
बनाने का है, उसमें एंगल प्रॉपर नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मच स्मॉलर, बहुत छोटी होगी साइज में। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये सब यूज कहाँ होता है। ठीक है, अब ये भी हमको समझना जरूरी है कि मिरर यूज कहाँ होता है। तो आपको मैं नीचे से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट, कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर आपके सामने एक मिरर है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा, कर्विंग होगा। ठीक है, आप ये देखो, आपको जो तीनों मिरर होंगे ना, आपको ऐसे प्लेन भी दिखेंगे, ऐसा। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको मिरर ऐसा दिखे, ऐसा नहीं होता है। आप देखो, आपको जो गाड़ी का शीशा होता है, जो स्कूटी है, बाइक है, उसका शीशा आपको सामने से कैसा दिखता है, प्लेन दिखता है ना। लेकिन वो पीछे जो रियर मिरर हम यूज करते हैं, वो पास ऑब्जेक्ट को एकदम छोटा दिखाता है, पास में दिखाता है। तो सामने से मिरर आपको एकदम फ्लैट ही दिखता है। उसमें चेंज क्या होता है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, वो इसको चेंज करते हैं। वो सामने से ऐसा दिखता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इसको डिजाइन करते हैं पीछे वाले पार्ट को। तो अगर आपके सामने कोई शीशा आ जाए, मिरर आ जाए, और आपसे कोई पूछे भाई ये प्लेन है, कनकेव है, कन्वेक्स है, तो उसके पहचानने का तरीका देखो। ये एक प्लेन मिरर होगा, उस इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की होगी हमारा फेस। हम उसको अगर अपने फेस के सामने रखेंगे, हमारा फेस एज इट इज सेम साइज का होगा। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, शीशे के अंदर है, इरेक्ट है, खड़ी रहेगी। ठीक है, मतलब सेम साइज की रहेगी, याद रखना। कनकेव मिरर में कैसा होगा, आपकी इमेज बढ़ जाएगी, साइज आपका बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो दांत को देखने के लिए उनको क्या चाहिए, छोटा सा दांत उनको बड़ा देखना होता है, ताकि उसको प्रॉपरली देख पाए। अगर आप आईज के डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके आईज को मैग्नीफाइड कैसे करके देखेगा, वो कनकेव मिरर यूज करता है। उससे क्या होता है, इमेज बड़ी हो जाती है। तो जब हम इसके पास लाते हैं, अवर फेस विल लुक मच बिगर, हम एकदम राक्षस बन जाते हैं और एकदम पास में आएंगे। तो कन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बट इमेज आपकी छोटी हो जाती है। ये हम यूज करते हैं रियर, अपने जो गाड़ी के जो रियर मिरर्स होते हैं, उसको बनाने में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि वो कई सारी चीजें, वो छोटे से मिरर, देखो पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है, वो हमारे छोटे शीशे में दिखता है ना। वो छोटा सा तीत बहुत बड़ा तीत दिखता है। सॉरी बच्चों। यस, तो प्लेन मिरर में सेम साइज, सेम ऑब्जेक्ट, सेम मिरर साइज, सॉरी इमेज साइज। कनकेव मिरर में इमेज बहुत बड़ी हो जाती है, तो पास आप हेल्ड क्लोज टू द मिरर, जब मिरर के पास में जाओगे तो आपके फेस बहुत बड़ा हो जाएगा। कन्वेक्स में क्या होगा, आपका फेस छोटा दिखाई देगा। आज मैंने आइसक्रीम खा ली है, तो शाम को रिजल्ट आया। मैं कल बात कर रहा हूँ कर्मों की, कल हमने आइसक्रीम की बात की थी, शाम को आइसक्रीम खाओ, सुबह जुकाम हो जाता है। आज सुबह ही आइसक्रीम खाई थी मैंने, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए, अब मिरर्स यूज कहाँ पर होते हैं वो भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। आपकी जो टॉर्च लाइट होती है, टॉर्च, स्ट्रीट लाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल, इससे हमको क्या चाहिए होता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज होती है, कि आपकी लाइट जो है एकदम सामने जानी चाहिए, फोकस्ड होकर जानी चाहिए। अगर इधर उधर फैल जाएगी आपकी लाइट, हेडलाइट जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है, अगर वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, आपको रास्ता देखने में आसान। अगर वो फैल जाएगी तो क्या होगा, आपको दूर का पास नहीं देख सकते हो। इसलिए गाड़ी, आप देखो गाड़ी में दो लाइट होती है, एक लंबा दूर भी आप देख सकते हो कार में खासकर, एक आप नीचे का भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी, जो आपका हेडलाइट होती है, जो हेडलाइट बनती है, आपकी ऐसी हेडलाइट होती है, यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, आप सबने देखा होगा। अब जो ये मिरर होता है, ये मिरर कैसा होता है आपका, कनकेव मिरर होता है। अभी देखो इसने किस चीज की बात की है, लाइट कैसे होनी चाहिए, पैरेलल बीम, इमेज कैसी बननी चाहिए, पैरेलल। तो मुझे बताओ, हम कनकेव में
कौन से 5 केसेस यूज, 5 में से कौन सा केस यूज होता है बताइए। हमने कनकेव में 6 केस पढ़े थे, तो कौन सा केस यहाँ पर एप्लीकेबल होता है? आपका आउटपुट कैसा होना चाहिए? आपका आउटपुट कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो बताइए कौन सा केस यूज करेंगे? एनी गेस? फिर से सोचो। इमेज इन्फिनिटी पे जानी चाहिए, मतलब आपका लाइट बीम इन्फिनिटी तक देख सकता है, टॉर्च आपकी इन्फिनिटी तक जाए। एकदम अथर ने एकदम सही पहचाना, केस नंबर 5, एकदम सही बात। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि रे डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि रे डायग्राम ने हमें क्या सीखा था? 5th केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? फोकस के ऊपर था। ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकस पे था, एफ। जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी। तो आप देखोगे जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब जो रखा होता है, ये जो कनकेव मिरर है, ये जो मिरर होता है, इसका जो फोकस होता है, फोकस, ये बल्ब यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे डिसाइड होता है कि आपका रे डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, उसी तरह कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? जो डॉक्टर अपने हेड के ऊपर मिरर लगाता है, ठीक है, वो आपकी आईज, ईयर्स, नोज को एग्जामिन करता है। तो आपकी इसको इमेज कैसी चाहिए? बड़ी या छोटी? बड़ी चाहिए, है ना, बड़ी इमेज होनी चाहिए। तो बताओ कौन सा केस एप्लीकेबल होता है? इमेज बड़ी कहां पर होती है? बताओ जल्दी। अथर ने बताया केस नंबर 6, बाकी लोग 4 and 6, बट राइट आंसर इज 6। क्योंकि आपको जो आपकी टीथ होगा, टीथ, वो कैसा देखना आपको? इरेक्ट देखना है, याद रखना, इरेक्ट, सीधा देखना चाहिए ना। डॉक्टर जो आपका टीथ देखेगा ना, उसको उल्टा नहीं दिखना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? सीधा, इरेक्ट दिखना चाहिए। अंडरस्टूड है? और आपका जो दांत होगा, उसकी इमेज बाहर वो स्क्रीन पे नहीं लेता, वो उसको मिरर में देखना चाहता है। तो केस नंबर 6 इज द राइट आंसर। उसको इमेज को मैग्नीफाई करना, हमको सर हर चीज देखनी है कि हमको सर यूज क्या है। इमेज बड़ी होनी चाहिए, दूसरा इमेज इरेक्ट भी होनी चाहिए। तो केस नंबर 6, जो वही बोला हम, ये यूजेस है। कनकेव मिरर ऑल्सो यूजेस शेविंग। जब हम शेविंग करते हैं तो मिरर यूज करते हैं। तो मिरर में हमारी शेप कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। तो जो हम मिरर के एकदम पास में जाते हैं, हमारा चेहरा बड़ा दिखाता है। तो यहाँ पर ही आपका केस नंबर 6 होता है, ठीक है ना। सेम डेंटिस्ट लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, केस 6। तो एक डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट, आपको सिर्फ करना क्या होता है? आपको केवल ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करना होता है। मिरर तो सेम रहता है, ठीक है, मिरर सेम होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है? आपको ऑब्जेक्ट का लोकेशन इधर उधर शिफ्ट करना होता है। चलिए, ये यूजेस इसके स्फेरिकल मिरर के। अब आते कन्वेक्स पे। कन्वेक्स मिरर में जो ऊपर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, अगर आपको लार्ज एरिया को स्ट्रीट लाइटिंग करना है कि वो लाइट पूरी फैल जाए, तो वहां पर हम कन्वेक्स मिरर कई बार यूज करते हैं। कनकेव भी आप यूज कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर भी आपकी इमेज कैसी बनती है, ठीक है। वहां पर भी आप क्या कर सकते हो? रिफ्लेक्टर में भी यूज कर सकते हो स्ट्रीट लाइट। जिससे क्या होता है? लाइट विल डाइवर्ज ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। जैसे टॉर्च में हम क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर। उसमें देखो लाइट बाहर जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कन्वेक्स में है तो कनकेव में क्यों नहीं होगा, ठीक है। लाइट का एप्लीकेशन है, हमको लाइट कैसी चाहिए? पैरेलल बीम चाहिए। तो जब पैरेलल बीम की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? वहां पर कनकेव मिरर लगा देते हैं, ठीक है। और जब हमको छोटी सी जगह पे बड़ा सा लाइट फैलाना है, तो क्या करते हैं? रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। आप देखो, जब आप लोग कभी अपनी फोटोज खिंचाने जाते हो, तो वो जो फोटोग्राफर होता है, अपने पीछे क्या लगाता है? छतरी लगाता है। छतरी में एक ऐसा लाइट जाती है, छतरी से रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? वो छोटी सी लाइट को बड़े एरिया में रिफ्लेक्ट करता है। इनको कहते हैं रिफ्लेक्टर, ठीक है। हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ी हो, ट्रक हो, कार हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, उसमें जो रियर व्यू होता है, जो हमारा पीछे देखने का जो मिरर होता है, वो कैसा होता है? वो कन्वेक्स मिरर होता है। इसकी खासियत क्या होती है? ड्राइवर को जितना ट्रैफिक है, जितना पीछे ट्रैफिक आ रहा है, वो सबको देख सकता है। तो कैसा होना चाहिए? इरेक्ट होना चाहिए, यस। जो बड़ा ट्रक है वो ये छोटा दिखना चाहिए, मतलब इमेज कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी। छोटी से छोटी होने का फायदा क्या होता है? हम बहुत बड़े ट्रैफिक को अपने छोटे से मिरर में देख सकते हैं। आपके पीछे जितना भी ट्रैफिक आता है सब देख सकते हैं। इसलिए इमेज एक तो सीधी होनी चाहिए,
और वो बड़े से एरिया को, बड़ी सी इमेज को छोटा करके आपको दिखाए। और तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, आपका वाइड एरिया कवर करता है ताकि आप मैक्सिमम व्हीकल्स को आप लोग देख पाए। तो जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कनकेव मिरर यूज करोगे, आप कन्वेक्स मिरर यूज करोगे। अंडरस्टूड? अगर आपको 50 माले की बिल्डिंग देखनी, मान लो आपको बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग देखनी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग देखनी, 100 मंजिल की बिल्डिंग देखनी, तो गर्दन ऐसे ऊपर करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, यहाँ पर एक छोटा सा कन्वेक्स मिरर लगा दो, इस पूरी इसकी इमेज आप इसके अंदर देख सकते हो। आपको यहाँ पर पूरी बिल्डिंग ऐसे दिख जाएगी। पहले वो कहते थे ना, पहले पुरानी मूवीज होती थी, उसमें गांव का आदमी जब शहर आता था, वो ऐसे बॉम्बे की बिल्डिंग देखता था, ऐसे देखता जाता था, वो धड़ाम करके गिर जाता था, तो बिल्डिंग इतनी ऊपर होती थी। पर साइंस क्या कहती है, उसको एक छोटा सा कन्वेक्स मिरर लो और उसमें उस पूरी बिल्डिंग आप उस छोटे से मिरर में देख सकते हो। अंडरस्टूड? तो एप्लीकेशन बेस्ड हम हर चीज मिरर को यूज करते हैं। कहाँ पर प्लेन मिरर यूज करना है, कहाँ पर कनकेव मिरर यूज करना है, कहाँ पर कन्वेक्स मिरर यूज करना है। बाकी सभी पॉइंट सेम है। आपका कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव हो, दोनों में मिरर फॉर्मूला सेम रहता है। साइन कन्वेक्शन भी सेम रहते हैं, याद रखना। कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो प्लस, इमेज नीचे होगी तो माइनस, इमेज ऊपर होगा तो प्लस। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो माइनस, ऑब्जेक्ट प्लस साइड में है तो प्लस, डिपेंड करता है। तो सारे साइन कन्वेक्शन वही होते हैं, इसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपका मिरर का पूरा थ्योरी पार्ट कवर अप हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट है? सिद्धि बेटा मैंने ये बताया, देखो एक आपकी होती है ट्यूबलाइट, बताता आपको यहाँ पर। देखो हमारा ये टॉर्च है, हमारा टॉर्च नॉर्मली ऐसा होता है। हमको इससे क्या चाहिए होता है, इससे हमारी जो लाइट निकले ऐसे निकले स्ट्रेट, ताकि हम दूर तक चीजों को देख सकते। ये हमारे टॉर्च का काम होता है। इसलिए यहाँ पर आप कौन सा मिरर यूज करते हो? कनकेव मिरर। सर विच इज द बुक यू हैव क्लिक द पिक्चर फ्रॉम? अनुष्का बेटा ये मैंने पिक्चर्स गूगल से लिए, अलग अलग वेबसाइट से जाके। ठीक, आप इन फोटोज की बात कर रहे हो ना? ये जो ये वाला, अच्छा ये वाले, ये अच्छा ये फोटोज उससे है, ये प्रदीप से, ये ईशान से नहीं है, प्रदीप से। ये जो इमेजेस है, मैंने आपको कहा ना मैं दोनों बुक रिफर करता हूँ, ईशान भी रिफर करता हूँ और मैं प्रदीप भी रिफर करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो जहाँ से जो कंटेंट मिलता है, अच्छा मिलता है, आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, हम कहाँ पर थे? टॉर्च पे। ठीक है, अब हमको देखो इसमें एप्लीकेशन कैसा है, हमारी लाइट बीम बहुत दूर तक जानी चाहिए। हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे टॉर्च को ये एरिया देखना होगा, मैं टॉर्च को ऐसे रोटेट कर दूंगा कि भाई मेरे को अब इसको देखना है। पर स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, ये आपका स्ट्रीट लाइट होता है, ये आपका अंदर बल्ब होता है, इसमें लगा होता है ऐसा। अब स्ट्रीट लाइट का पर्पस क्या होता है, ये इतने से एरिया को ही इसको लाइट करना होता है। तो ये क्या करता है स्ट्रीट लाइट, इस लाइट को चारों दिशाओं में फेंकता है, हर तरफ, और वो इस एरिया को ही रोशनी देता है। वो इस एरिया को रोशनी नहीं देता, लाइट अप नहीं करता है। ठीक है सिद्धि बेटा, क्लियर आपको? ओके, अमित ने पूछा है प्रदीप ज्यादा अच्छा है या एस चांद? देखो स्टूडेंट के लिए जिसको एग्जाम में अच्छा लिखना है, मार्क्स अच्छे चाहिए, उसके लिए एस चांद अच्छी है। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत प्यार से समझना है, तो एस चांद इज वेरी गुड बुक। इसलिए आपको मैंने एस चांद भेजी, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली, मैं बहुत दिनों से ढूंढता, मिली नहीं मुझे। मेरे पास इसका सॉल्यूशंस भी है, मैं आपको इसको सॉल्यूशंस भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मेरे पास पूरे बुक के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको भेजता हूँ चैप्टर वाइज। अभी आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी के आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, और आपको मैं केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन भेज दूंगा, सेल के लाइव प्रोसेस को सॉल्यूशन। तो आपके सारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्यूशन बता, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, हाँ। और अगर किसी को डेप्थ में पढ़ना है,
जैसे भी मैंने कहा एस चांद कौन यूज करता है भाई, जिसको इजी समझना है, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती पढ़ाई, तो एस चांद को पढ़ो। एस चांद आपको बहुत धीरे धीरे बच्चे की तरह आपको समझाएगा, आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आपको उस कंसेप्ट को और डेप्थ में पढ़ना है, तो प्रदीप ने थोड़ा सा डेप्थ में दिया है। प्रदीप जो बुक है वो टीचर के समझने के लिए है, और एस चांद जो बुक है वो स्टूडेंट के समझने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है अमित, अंडरस्टूड? ओके, यहाँ तक हमने जो पढ़ा, यहाँ तक हमने मिरर के पोर्शन तक जो पढ़ लिया, आपको कोई डाउट आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, हम अभी हमारा पार्ट बचेगा तो वो लेंस, फिर हम लेंस वाला पार्ट लेना स्टार्ट, पर हम एक दिन तो न्यूमेरिकल पक्का करेंगे इस चैप्टर। ठीक है, चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल की शुरुआत हो जाए। अच्छा चलिए गुड, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पेस्ट करके रखे हैं। चलिए गुड, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन इंसिडेंट एंगल मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद प्लेन मिरर। तो फर्स्ट का आंसर एकदम क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 35। प्लेन मिरर है, ये आपका सिंपल मिरर है, ये आपका नॉर्मल है, आपकी रे आई उसी एंगल पे रिटर्न होगा। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। एकदम इजी, एकदम शुरुआत एकदम इजी से होती है। सेकेंड क्वेश्चन, चलो डेविड है अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रहा है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये मिरर है, यहाँ पर आपका डेविड खड़ा हुआ है, उसकी इमेज यहाँ पर बनी, उसका इमेज से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। ठीक है, अभी डेविड थोड़ा सा 1 मीटर आगे चला यहाँ पर, तो बताइए अब जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस कितना होगा, ये व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। तो जितने लोग 3 मीटर कह रहे हो सब गलत है। देखो यहाँ पर क्या दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया था, इसका मतलब पहले डिस्टेंस कितना था, यहाँ भी 4 मीटर था। तो फर्स्ट केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। अभी मैं 1 मीटर आगे आ गया इधर, अभी डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर। इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। गॉट इट और नॉट गॉट इट? सिंपल वे में समझाता हूं। मैं मिरर के सामने हूं इधर, मैं मिरर से सिर्फ 1 मीटर दूर हूं, ओनली 1 मीटर। तो इमेज भी कहां पर बनेगी 1 मीटर दूर बनेगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। मैं अभी चला गया थोड़ा और आगे, अब मैं चला गया 2 मीटर, तो इमेज भी तो 2 मीटर जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। मैं 3 मीटर इधर जाऊंगा तो 3 मीटर उधर भी जाऊंगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अंडरस्टूड? यस। अब थर्ड क्वेश्चन, चलो चलो मुझे थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताइए आप कि क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। ये तीनों क्वेश्चन प्लेन मिरर के हैं। द रियर व्यू ऑफ ए कार, ठीक है, तो कार का जो रिवर व्यू होता है वो प्लेन भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, याद रखना। यस, तो ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द ड्राइवर सीज द इमेज ऑफ द कार पार्क बिहाइंड द कार, फाइंड द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक appear to approach the driver। सेम वही चीज, आपका मिरर है, यहां से हम गाड़ी अपनी क्या कर रहे हैं बैक कर रहे हैं, है ना, यहां से अपनी कार बैक हो रही है। सॉरी मेरी डायग्राम बड़ी बेकार है और ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं यहां से कैसे कर रहा हूँ, एक ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ दिस, तो मैं ऐसे 2 मीटर से
पीछे जा रहा हूँ इधर, ये मेरा मिरर लगा हुआ है, मतलब मिरर तो समझो यहाँ लगेगा ना, मिरर तो यहाँ लगेगा, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ये 2 मीटर पीछे जा रहा है। द ड्राइवर सी द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क बिहाइंड द कार। कहीं पर एक गाड़ी ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ट्रक जी जो भी है, तो फाइंड द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर। तो मैंने कहा था डबल हो जाता है, अगर 1 मीटर है तो क्या हो जाता है इमेज 2 मीटर, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर जाएगा तो 4 मीटर। तो यहाँ पर गाड़ी किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज किस स्पीड से भागेगी डबल 4 मीटर पर सेकेंड, टू डबल हो जाता है। अंडरस्टूड, सबको क्लियर? चलो गुड, ये तीनों चार न्यूमेरिकल आपके किसके हैं, प्लेन मिरर के ऊपर थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कनकेव मिरर के। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप लोग बता सकते हो आराम से। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? इसकी आपको फोकल लेंथ दी है 4th क्वेश्चन में, आपको एफ दिया है कितना 12.5। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने एफ इक्वल टू क्या लिखा था आर अपॉन 2, हमको क्या निकालना है आर, तो 2 यहाँ चला गया, तो आर इक्वल टू 2f 2 इंटू 12.5 25 सेंटीमीटर, एकदम इजी है। तो आपको किसी क्वेश्चन में एफ मिलेगा, किसी क्वेश्चन में आपको आर मिलेगा, तो वहां पे आपको एफ निकालना आना चाहिए। चलो जी 5th क्वेश्चन, एक कनकेव मिरर, इसलिए हमको जब भी न्यूमेरिकल करेंगे याद रखना कौन सा मिरर है, ये हमेशा याद रखना। मिरर से इमेज डिसाइड होती है और इमेज से ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, वो सब डिसाइड होता है। तो एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, तो हमको यू का वैल्यू निकालना है। उसने पहले बता दिया, बताइए ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखेंगे, ठीक है। टू ऑब्टेन ए इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताइए कौन सा केस होगा, केस नंबर 1 2 3 4 5 6, विच केस? उसने क्या क्या आपको देखो, ये चीज ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। रियल है ओके, इन्वर्टेड है यस, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एकदम करेक्ट, आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा है। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड एट पॉइंट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तभी इमेज का साइज सेम होता है ऑब्जेक्ट के, है ना। इस आपको केसेस दिमाग में एकदम याद होने चाहिए। सबको क्लियर हुआ ये चीज? ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड होगा, सी पे प्लेस्ड होगा। अब हम जब मिरर को देखते हैं, ये अपना मिरर होता था, ये पी होता था, ये एफ होता था, ये सी होता था। तो हमारा सीपी क्या होता था, हमारा रेडियस होता था, अगर सबको याद है तो। सीपी क्या होता था, रेडियस होता था। अब ये हो गया आर, एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाय 2, तो आर इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, सी पर रखा था, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सबको अंडरस्टूड? तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे 20 सेंटीमीटर पर। तो आपको हर जगह ऐसा नहीं कि वो घुमा, आपको सिर्फ सोचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल शो करने में। आपको इमेज के ऊपर फोकस रखना, भाई इमेज कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिसिटी से ईजी है लाइट को न्यूमेरिकल, बट गलती कहाँ होती है साइन में, जब प्लस माइनस की आएगी तो वहां गड़बड़ बनती है। जो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी है, अगर आपको ये बहुत क्लियर है तब आपको कभी समस्या नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो अगला क्वेश्चन एक और लेंगे। गुड, अभी देखो इसमें आंसर्स तो लिखे हैं, बट आप लोग कोशिश करो कि आप लोग आंसर्स ना देखो, आप लोग ईमानदारी से बताने का कोशिश करना, ठीक है। मैं फिर भी रेज करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉलोइंग लोकेशन, ये उसने 4 आपको डिस्टेंसेस दिए और आपको एफ का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट रखना 8 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे और 25 सेंटीमीटर पे। उसने आपसे अलग अलग आपको 4 केस दिए, ए बी
सी और डी। तो हमको इमेज कैसा चाहिए, वहां पर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। तो देखो इसमें आपको 4 केस दिए, तो मुझे सबसे पहले बताइए डी का आंसर क्या होगा। एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे? यस, एकदम राइट आंसर, आप लोगों का आंसर सबका करेक्ट है। 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि एफ का वैल्यू कितना है 10, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। आर मतलब टी सी। एकदम गुड, सबका समझे, एकदम इजी है। तो देखो इसलिए मैंने आपको ये लिंक भी दिए, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब चलो अब सी को देखते हैं, सी वाले पार्ट को। ए मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। यस, वर्चुअल भी देखो एक ही केस होता है, देखो ये रियल है, ये रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? जब इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। तो केस नंबर 6, केस नंबर 6 का मतलब है बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा क्या है? 8। अंडरस्टूड? इसलिए हमारे सी का आंसर क्या है? 8। ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है, ठीक है? फोकस से छोटा होना चाहिए डिस्टेंस, तो 8 आ गया। बी, ए मैग्निफाइड रियल इमेज। इमेज कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो देखो ये डिमिनिश्ड है, ये डिमिनिश्ड है, ये सेम है। मैग्नीफाइड एक तो यहां पर है और एक हाईली मैग्नीफाइड यहां पर है। तो कौन सा लेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। अब इसके लिए क्या सोचो, इसका फर्स्ट केस कौन सा था? ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। रियल इमेज कहां बन रही है? ये डिमिनिश्ड इमेज यहां पर बनती है और यहां पर बनती है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 20 के पी। देखो ये आपका पोल, पोल, ये आपका फोकस एफ, एफ कितना है 10। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कितना हो गया 20। ठीक है, एक बार आपका इमेज यहाँ रख गया 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। एक कौन सा है? एक बचा कौन सा? एक बचा 15 सेंटीमीटर, एक बचा है 25 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब बिटवीन सी एंड एफ, है ना? 15 सेंटीमीटर मतलब सी एंड एफ। तो सी एंड मतलब डिमिनिश्ड, इसका मतलब ये जो डिमिनिश्ड वाला है ए वाला, ए वाले का आंसर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ये अंडरस्टूड सबको? ए का आंसर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। नहीं 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 20 20 20। हाँ बी का आंसर आएगा फिर। हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्म होगा बिटवीन सी एंड एफ, हाईली मैग्नीफाइड। बी का आंसर आएगा, सॉरी बी का आंसर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ऐसे कंफ्यूजन होती है, ठीक है? बी का आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। इमेज कैसी चाहिए? मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो ये मैग्नीफाइड है, कहां पर है? बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच वैल्यू कौन सी है 15 सेंटीमीटर। और आपको डिमिनिश चाहिए तो सी, बिहाइंड सी। तो सी का वैल्यू कितना है 20, तो उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 25। तो एक आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो आपको यही देखना है कि इसे 6 ये नेचर है, नेचर ऑफ द इमेज, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये पता होना चाहिए, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है ये भी पता होना चाहिए। जब पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से करते। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बता देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बताइए इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, या इमेज छोटी है, बड़ी है, डिमिनिश्ड है, या मैग्नीफाइड है, रियल है, वर्चुअल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या है। अंडरस्टूड सबको? यस। तो अभी आपकी देखो 3 दिन छुट्टी है, तो 3 दिन आपका होमवर्क है। एक तो आप मेरे को रे डायग्राम बना कर दोगे कनकेव और कन्वेक्स के, ठीक है?
और ये डे 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको डे 1 अपनी जो बुकलेट है उसमें डे 1 के आपको न्यूमेरिकल्स आपको भेजूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में कर लिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी है 7, 8, 9, 10, कुछ 10, 4-5 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ये आपका मंडे तक का होमवर्क है। जो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है, गॉट इट। टेस्ट का टाइम नॉर्मली 12 बजे जो अपना टेस्ट का टाइम होता है ना, वही रहेगा टेस्ट का टाइम आपका, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं होमवर्क पोस्ट कर दूंगा सर, ज्यादा मत देना क्योंकि मैथ का होमवर्क मिलता है अपने सर से, ओके। आपका संडे रहेगा ना, कल संडे है ना, अपनी क्लास कब होगी अभी? अपनी क्लास, अच्छा थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। काम करो, सिर्फ रे डायग्राम बना लो, ठीक है। कल आपका टेस्ट हो जाएगा 12 बजे। 12 बजे के बाद आप कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर 6 केस उसके और 2 केस कन्वेक्स मिरर के, या पक्का ड्रॉ करना। टेस्ट मेरा टाइम टेबल देखो, टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जहां तक आपको पढ़ाया गया वहां तक आपका टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों, ओके। अभी किसी को मैथ में कुछ डाउट है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क द डाउट्स।